Hello, everyone, and welcome back to Shri School Podcast Library Class Season 2। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आयन रैंड की किताब फाउंटन हेड के बारे में। फाउंटन हेड एक फिलोसॉफिकल फिक्शन की किताब है जिसकी फिलोसॉफी आयन रैंड की आपकी खुद की ग्राउंड ब्रेकिंग फिलोसॉफी है जिसका नाम है इंडिविजुअलिज्म। इट टॉक्स अबाउट एन इंडिविजुअल वर्सेस द सोसाइटी। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल किताब है और ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है ये हम आने वाले एपिसोड में ज़रूर देखेंगे, पर फिर भी इसको बहुत सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स सर्टन गुड पर्सपेक्टिव्स अबाउट वेरियस थिंग्स इन लाइफ सच एज लव, द वर्क, द सोसाइटी, फिर द इंटरनल डिलेमास एंड ऑल सच थिंग्स। सो I gave it a shot and I must say that this was a masterpiece. So let me start with the story and tell you the lessons on the way. तो किताब की कहानी ऐसे शुरू होती है कि दो कैरेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों अपने आर्किटेक्ट के फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर में इनको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है जो कि हर फाइनल ईयर के स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो पहला कैरेक्टर जो है वो है पीटर किटिंग। पीटर किटिंग एक ऐसा इंसान है जो हमेशा सबको पसंद आना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि सब लोग उसे पसंद करें, उसकी वाहवाही करें, और इसकी वजह से ऑल द एक्ट दैट ही डज आर पीपल प्लीजिंग। वो पढ़ाई भी इसीलिए करता है कि उसके टीचर्स उसको पसंद करें, उसके घर वाले उसको पसंद करें। वो लोगों से बात मीठी मीठी करता है ताकि लोग उसे पसंद करें। ऑन द अदर हैंड हमारा सेकेंड कैरेक्टर जो है वो है हॉवर्ड रॉक। ये अलग बंदा है एंड ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी। इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता कि लोग अभी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो ऐसा इन प्रॉब्लम्स में इंडल्ज करता है जो वर्दी ऑफ सॉल्विंग है। उसको आर्किटेक्चर एज एन आर्ट पसंद है। उसको लगता है कि हर एक मटेरियल में कुछ बात है जिसको मैं समझ के उसका एक अच्छी जगह यूटिलाइज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना हॉवर्ड रॉक का पैशन है। अब फाइनल ईयर की जो प्रोजेक्ट है वो पीटर किटिंग की हम देखते हैं तो वो ऐसी इस प्रकार की होती है जो सबको पसंद आए, जो सबको अच्छी लगे, और उसके वजह से वो ग्रेजुएट हो जाता है और उसे अच्छे ग्रेड्स मिल जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब हम हॉवर्ड रॉक को देखते हैं, हॉवर्ड रॉक एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसका एक इंडिविजुअलिस्टिक सॉल्यूशन बना के लाता है। आफ्टर रीडिंग द सॉल्यूशन उसके प्रोफेसर कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क, दिस इज़ एन अनफिजिबल डिज़ाइन, और मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करो या कोई अलग प्रॉब्लम पर काम करो। एंड हॉवर्ड रॉक डिनाइज इट। इसकी वजह से जो आर्गुमेंट होता है वो आर्गुमेंट लीड्स हॉवर्ड रॉक टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। अब प्रिंसिपल हॉवर्ड से कहते हैं कि देखो हॉवर्ड, मैं जानता हूं कि तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, तुम्हारे अब तक के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बट अगर तुम्हारे प्रोफेसर चाहते हैं कि तुम कोई एक अलग प्रोजेक्ट सबमिट करो टू गेट योर डिग्री, वाई आर यू नॉट डूइंग सो? एक अच्छी डिग्री ले लो, जस्ट तुम्हें एक प्रोजेक्ट ही तो करना है जैसा वो कह रहे हैं। तो हॉवर्ड कहता है नो सर, आई डोंट थिंक सो, आई विल डू इट एंड इट्स टू लेट। तो प्रिंसिपल चकरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, कोई देर नहीं हुई है, यू जस्ट डू द प्रोजेक्ट एंड आई विल ग्रांट योर ग्रेजुएशन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। देन हॉवर्ड रॉक सेज सर, बाय इट्स टू लेट आई डिडंट मीन दैट इट्स टू लेट फॉर मी टू डू द वर्क, इट्स टू लेट फॉर मी टू रियलाइज दैट आई डोंट नीड this degree in order to pursue the work I want to do. तो प्रिंसिपल कहते हैं but that's not allowed Rock, you should not do this. तो वो कहता है सर, the question is not whether it is allowed or not, the question is who will stop me from doing it. अब ये बातें जब चलती हैं तो मैंने सोचा यार, इस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसे डिग्री मिल रही या नहीं, और फिर भी वो बस एक अपना जो काम करना चाहता है वो इसके लिए काम कर रहा है। वो एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, इसके लिए कर रहा है। और क्या दूसरा बंदा सही है जो सबको अच्छा लगना चाहता है,
या सबसे रिकग्निशन चाहता है और इसके लिए काम कर रहा है, या ऐसा बंदा सही है जो किसी के रिकग्निशन के लिए मर नहीं रहा बट अब खुद से एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। तो इस डिलेमा के साथ ये स्टोरी शुरू होती है मेरे लिए, और इसमें आगे क्या होता है ये अब हम देखते हैं। अब जब हमारे दोनों आर्किटेक्ट्स कॉलेज से बाहर निकल गए हैं, एक निकला है बाहर अच्छे मार्क्स लेकर, अच्छी डिग्री लेकर, जो है पीटर किटिंग, इट्स ऑब्वियस दैट ही विल जॉइन सम गाय हु इज गोना पे हिम मोर and give him more respect by joining his company. So with that पीटर किटिंग ज्वाइन करता है गाय फ्रैंकन को। गाय फ्रैंकन एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्ट है उस न्यूयॉर्क सिटी का, और उसको लगता है कि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डर है अमोंग द स्पेस, एंड ही लाइक्स द पीपल हु टॉक टू हिम नाइसली, हु ट्राई टू इम्प्रेस हिम, who try to be in his good books. तो इसके लिए, इसकी वजह से पीटर उसकी एक आइडियल चॉइस है। और पीटर जब उसकी कंपनी को ज्वाइन करता है, पीटर हैज़ ओनली वन मोटिव, दैट ही वॉन्ट्स टू बी एट द सेम चेयर एज गाय फ्रैंकन, ही जस्ट वॉन्ट टू ओन हीज कंपनी। तो इसकी वजह से पीटर अब लोगों से झूठ बोलने लगता है, लोगों को फंसा कर उनकी जगह हड़पना चाहता है। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू यूज ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग अबव हिम एज स्टेपिंग स्टोन्स टू रीच एट द पोजिशन ऑफ गाय फ्रैंकन। अब ये करते वक्त वो इस प्रोसेस में लोगों से रिस्पेक्ट, पैसा या एक सेल्फ इमेज बनाने के चक्कर में इतना घुस जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि ये सब करते वक्त वो खुद कितना डिग्रेड हो रहा है। वो लोगों को फंसाता है, यहाँ तक कि उसने एक खून भी करा है जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द पोजीशन ऑफ दैट गाय। अब इस चीज़ को मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँगा कि अगर हम समाज की तरफ से इस चीज़ को देखें तो हमें पता नहीं है कि इसने खून किया है या इसने लोगों को फंसाया और ये इस पोजीशन पे पहुंचा है। हमें तो लग रहा है कि ये अपनी कंपनी में काम कर रहा है और यहाँ से ये प्रमोशन लेते लेते यहाँ तक पहुँचा है। सो वी मस्ट बी थिंकिंग कि ये बंदा ज़िंदगी में सही कर रहा है, इसके पास पैसा है, इसके पास रुतबा है, इसके पास इज्जत है लोगों में। सो एंड ही सीम्स टू बी हैप्पी। So we think that okay, this is the place we should be in. But अगर हम internal point of view से देखें पीटर किटिंग के, then once he has become the chairperson at Guy Franken's firm, we have realized कि उसकी बातों से दिखता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत सी सारी बातें उसे खाए जा रही हैं। He is not okay to be with himself. So he is always looking for external solutions and external validations. अब सेम चीज़ हम देखते हैं हॉवर्ड रॉक के लिए, जो इस बंदे को कॉलेज से निकाला गया था। अब बट उसको अल्टीमेट इंटरेस्ट है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इन सॉल्विंग गुड प्रॉब्लम्स विच आर वर्दी टू सॉल्व। तो इसकी वजह से ये गया है एक ऐसे आर्किटेक्ट के पास हु इज़ ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। उसका नाम है हेनरी कैमरन। हेनरी कैमरन भी बहुत फेमस आर्किटेक्ट था पहले, बट उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड रवैये की वजह से, उसके नॉट सो प्लीजिंग रवैये की वजह से उससे कस्टमर हटते गए। बट ही इज़ ऑल्सो अकीन टू सॉल्व गुड प्रॉब्लम्स, ही ऑल्सो डायरेक्टिंग हिमसेल्फ टू सॉल्व बेटर प्रॉब्लम्स। सो दैट्स वाई ही ऑल्सो चूजेस रॉक टू बी हिज सबॉर्डिनेट। अब ये दोनों काम कर रहे हैं। रॉक के पास पैसा नहीं है क्योंकि हेनरी कैमरन के पास ही कस्टमर्स नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहा, उसके वाटर बिल्स, लाइट बिल्स, उसके पास उसके ऊपर कर्जा है। स्टिल वो दिन का 12 से 14 घंटे काम कर रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम फिर से उन दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक समाज की तरीके से हमें देखें तो हमें लगेगा यार ये इतना मेहनत कर रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, ये कर्जे में डूबा है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, वी शुड नॉट बी इन दैट प्लेस। बट मैं रॉर के कन्वर्सेशन जब किताब में देखता हूँ तो I figured out that this guy was totally fine unless and until he was able to do his job. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज उसने खाना खाया है नहीं, या पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है कि
चलो जितना एक ह्यूमन बॉडी को खाना लगता है उतना तो मैंने पेट भर तो नहीं, चलो, पर एटलीस्ट he is getting the necessary nutrition as long as he is able to do work. Everything in the physical sense is fine for him. He is mentally very much stable, he is mentally very much confident about what he is doing. So यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि हॉवर्ड रॉक एक्सटर्नल वैलिडेशन पे जी ही नहीं रहा। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे पास पैसा होगा या नहीं, मेरे पास खाना होगा या नहीं, या मैं क्या करूँगा। उसे एक चीज़ पता है कि जितना मेरे लिए खाना ज़रूरी है उतना ही मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी है। सो इट्स नॉट द टू डिफरेंट थिंग्स दैट आई एम वर्किंग टू गेट फूड और आई एम हैविंग फूड टू डू वर्क। दिस बोथ आर अटरली नेसेसरी फॉर मी एंड आई एम डूइंग दिस बोथ एट अ टाइम। सो ये सीख जब मुझे लगी कि यार ये बहुत अलग दोनों मॉडल्स हैं। और मेरे लाइफ में अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूं तो मैं बहुत पहले पीटर किटिंग की तरह जीने की कोशिश कर रहा था एंड उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस मैं अब तक देख रहा हूं दे आर नॉट सो प्लीजेंट। बट या विद दिस बुक आई सॉर्ट ऑफ गॉट अ गुड आइडिया ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक अच्छा मुकाम आर्किटेक्ट की फील्ड में हासिल कर लिया है, तो अब इसके बाद क्या होता है स्टोरी में। अगर हॉवर्ड रॉक और पीटर किटिंग के काम में अगर हम फंडामेंटल डिफरेंस देखें तो यहाँ पर पीटर किटिंग अपना काम कर रहा है ताकि वो समाज में रिस्पेक्ट और पैसा ला सके, क्योंकि उसके लगता है कि उसका जो अंदरूनी उसकी जो चाह है वो इन चीज़ों से फुलफिल हो जाएगी। तो इसके लिए इसके पास जो क्लाइंट आते हैं ये इनसे प्यार से बात करता है, ये इन्हें ग्रीट करता है, ये उनसे आराम से बात करता है, ये वो हर चीज़ करता है जो एक पर्टिकुलर मार्केटिंग गाय या एक पर्टिकुलर सेल्समैन करेगा अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जब उसके पास कोई क्लाइंट आता है और उससे जैसा क्लाइंट चाहता है वैसा घर वो उससे बनाता है। ऑन द अदर हैंड जब एक क्लाइंट हॉवर्ड रॉक के पास आता है, हॉवर्ड रॉक इज अ गाय हु इज़ एन आर्टिस्ट जो आर्किटेक्चर को समझता है, जिसको मटेरियल्स की, बिल्डिंग्स की जानकारी है। अब इस बंदे को ये लगता है कि एक क्लाइंट मुझे अगर बता रहा है कि उसे कैसा घर चाहिए, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब। द पार्ट ऑफ माई जॉब इज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्लाइंट एंड बिल्ड अ होम अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब एक क्लाइंट का रवैया कैसा है, एक क्लाइंट का नेचर कैसा है, उस रवैये के हिसाब से मैं उसको घर बना के दूँ। तो ये इस लेवल से सोच रहा है बंदा। अब अगर आप समझोगे इस बात को तो कौन सा कस्टमर, अगर हम जनरल सेंस में कहें, चाहेगा कि मेरा घर कोई मुझे दूसरा बना के दे। हर कोई चाहेगा कि हम जैसे चाहते हैं हम वैसे ही घर में रहें। बट क्या पता कि अगर कोई आपसे बेहतर जानता हो कि आपके लिए कैसा घर बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम नहीं जानते कि हमें कौन सी दवाई चाहिए। हम उसे नहीं कहते कि पीली कलर की टैबलेट देना या पिंक कलर की टैबलेट देना या ब्लैक ऑरेंज कलर की टैबलेट देना। जो हमें बीमारी है उसके हिसाब से टैबलेट दी जाएगी ना, और वो एक बंदा समझ के ही दे सकता है। बट हम हमेशा इस वे में अगर हम सोचते हैं तो ये बात हमें सही भी लगती है। बट अगर हम दूसरे तरीके में सोचें, जैसे कि एक रहने का घर जो हमारा खुद का डिसीजन है, हम किसी और से क्यों पूछें। सो देयर माइट बी अ कॉन्ट्रोवर्सी इन दिस थिंग्स, सो आई लीव इट टू योर इंटरप्रिटेशन। तो इन चीज़ों की वजह से हॉवर्ड रॉक के पास आने वाले कस्टमर्स कम हैं। बट ऑन द सेम हैंड हॉवर्ड रॉक एक बहुत ही कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देता है अपने कस्टमर्स को, और ही बिलीव्स कि जब मैं डिज़ाइन करता हूँ आई वोंट मेक अ सिंगल चेंज इन माई डिज़ाइन बिकॉज दैट विल बी एन डिसरिस्पेक्ट ऑफ माई आर्ट। सो इसकी वजह से ही इज़ नॉट एबल टू discard his principles, and he cannot make some changes as per the customer. If he finds them good or he finds them appropriate, he'll make the changes, otherwise he won't. So this is what the principle Peter Kittig
and Howard Rock are using in order to address their work. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हावर्ड रॉक के पास काफ़ी सिलेक्टिव लोग आते हैं जो एक एक हद तक अपनी मेंटल एबिलिटी उनके पास है और जिनके पास पैसा भी है. सो ये लोग आते हैं एंड दे ऑफर हावर्ड a good job, and now Howard have started living from their life. So उनके पैसे से हावर्ड अब अपनी ज़िंदगी संवार रहा है. हावर्ड भी अब फेमस हो रहा है शहर में. और पीटर किटिंग सबके लिए घर बनाएगा क्योंकि सबके लिए वो प्लीजिंग है, सबके लिए वो अच्छा है, वो आपको जैसा चाहिए वैसा घर बना के दे रहा है, तो उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स है. सो दिस इज़ वे द टू वे आर मूविंग अहेड इन लाइफ. अब इसमें एक चक्कर ऐसा आता है कि थोड़े दिनों बाद पीटर किटिंग की दीवार जो बिल्डिंग्स हैं वो सबको मंडेन लगने लगती है कि क्या सही सेम सी तो स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इनमें कुछ नया कुछ है नहीं. बट ऑन द अदर हैंड जो हावर्ड रॉक की बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी यूनिक है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है. मान लीजिए जैसे कि समाज में लोग हैं, समाज में एक प्रकार के लोग हैं और कुछ आउटलायर्स हैं इनमें. तो हावर्ड रॉक आउटलायर्स बना रहा है समाज में और पीटर किटिंग समाज में सेम तरीके की चीज़ें बना रहा है. अब देखिए, लोग तो चाहते हैं कि वो खुद एक आउटलायर बने, तो अब वो चाहते हैं कि हावर्ड रॉक उनका घर बनाए. बट ये कंस्ट्रेंट है कि हावर्ड रॉक उनका घर उनके हिसाब से नहीं बनाएगा, हावर्ड रॉक उनका घर अपने हिसाब से बनाएगा. एंड दैट्स कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल इन द सोसाइटी. इसीलिए ये हम देख पाते हैं सोसाइटी में कि ये सोसाइटी चाहती है कि हम सब एक प्रकार के बने हुए रहें, सोसाइटी में कोई आउटलायर ना हो. सोसाइटी चाहती है कि सब एक तरीके के हों. सोसाइटी चाहती है कि इंजीनियर सब बने, सब डॉक्टर बने या सब सीए ही बने. सोसाइटी नहीं चाहती कि कोई बिजनेसमैन बने, कोई खुद का बिजनेस बनाए, कोई आर्टिस्ट बने, कोई फोटोग्राफर बने, कोई डांसर बने. एंड दैट्स वाई द पीपल हु मेक्स डिफरेंट चॉइसेस are really facing much more problems in the society rather than the people who just choose to be the same as the community. This is what I took away from this thing, and let's see now the final chapter of the book. अब जब समाज में रहने वाले लोगों को नए तरीके की, मॉडर्न तरीके की बिल्डिंगें पसंद आने लगी है जो हावर्ड रॉक बनाता है, इसकी वजह से उनका उसके तरफ का झुकाव बढ़ने लगता है. तो ये बाकी सारे आर्किटेक्ट्स इंक्लूडिंग पीटर किटिंग को पसंद नहीं आता और इनकी अब जलने लगती है कि ये कौन आ रहा है ये मार्केट में, ये सब हम सब के जॉब छीन के जा रहा है, इसको बहुत सारा काम मिल रहा है और ये अलग अलग तरीके की बिल्डिंगें बना रहा है. तो ये सब इसके खिलाफ एक साजिश रचते हैं. वो क्या करते हैं, वो पीटर किटिंग को मोहरा बनाकर हावर्ड रॉक को एक बिल्डिंग बनाने के लिए मजबूर करते हैं जो बनी है गरीब लोगों के रहने के लिए. अब गरीब लोगों के रहने के लिए एक सॉर्ट ऑफ गेस्ट हाउस या मान लीजिए एक चॉल बनाना था. इसका डिज़ाइन आता है हावर्ड रॉक के पास थ्रू पीटर किटिंग. पीटर किटिंग उसे बोलता है कि देख भाई, मेरा ये बिल्डिंग बनाना है बट आई डोंट नो हाउ टू मेक इट, सो आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी इन दिस एंड दैट. तो हावर्ड रॉक को तो आपको पता है, हावर्ड रॉक ऐसी कोई समाज की कंडीशन नहीं रखता. हिज ओनली कंडीशन इज़ आप बस मेरे डिज़ाइन के साथ छेड़छाड़ मत करो. आई विल मेक वॉट एवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू गिव मी, आई विल मेक दिस डिज़ाइन फॉर इट. सो हावर्ड रॉक गोज अहेड विद द डिज़ाइन मेकिंग एंड वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पेशियस और सबसे ज़्यादा अच्छे से स्पेस यूटिलाइज करके उन लोगों के लिए वो चॉल डिज़ाइन करता है. अब जब पीटर किटिंग ये डिज़ाइन लेकर उस आर्किटेक्चरल कम्युनिटी के पास जाता है, दे से कि चलो ये तो बहुत अच्छा बना है बट लेट्स मेक सम चेंजेस इन दिस. बट पीटर किटिंग कहता है नहीं, ये आप नहीं कर सकते. हावर्ड रॉक का एक ही कंडीशन है कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. दैट्स ओनली द ओनली क्लॉ ही हैज़ इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज दिस. बट ये कोई नहीं मानता और उस बिल्डिंग में चेंजेस करके उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है.
और जब बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है तो हॉवर्ड रॉक बिल्डिंग देखता है और उसे समझता है कि ये बिल्डिंग जो उसने डिज़ाइन की है वैसी नहीं है, इसमें चेंजेस हैं. एंड वॉट ही डज देयर इज ही ब्लास्ट द बिल्डिंग. ही जस्ट ब्लास्ट द बिल्डिंग. अब कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है कि एक गरीबों के रहने के लिए बनाई हुई बिल्डिंग एक इंसान ने तुड़वा दी. अब उसको निगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है कि देखिए ये कैसा है, इसको समाज में रहने का अधिकार नहीं, इसने गरीबों के रहने की जगह उड़ा दी. ऐसे हिसाब से उस मुकदमे को चलाया जाता है. तो यहाँ पे हॉवर्ड रॉक का जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. बट ये उसमें कहना था कि वो कहता है कि ह्यूमैनिटी ने अब तक जो भी प्रोग्रेस की है, इट्स डन बिकॉज ओनली सम ऑफ द गाइज हु स्टूड एज एन आउटलायर, who stood with their ego, who stood against the society and try to do something else, try to explore the space. जब पहले किसी ने आग बनाई होगी तो उसका हाथ जला होगा, उसने वो जलन सहन की, नॉट बिकॉज कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था, बट उसने वो जलन सहन की बिकॉज उसको क्यूरियोसिटी थी, जानना था कि आग बन इससे क्या होता है, अगर 2 पत्थर रगड़ता हूं तो उससे क्या होता है. तो ये उसका ड्राइविंग था, नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व सोसाइटी और नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी. द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज हैपन सो फार आर ओनली बिकॉज ऑफ द क्यूरियस नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड नॉट बिकॉज ह्यूमन बींग्स वॉन्टेड टू सर्व अदर ह्यूमन बींग्स. और अगर कोई ये करना चाहता है, दैट्स हिज चॉइस, ही कैन डू दैट बिकॉज ही डिस्कवर्ड दिस थिंग. बट ये ज़रूरी नहीं कि हर डिस्कवरी या हर चीज़ मैं समाज को एवं ही दे दूं. तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा फेमस हुई इस कंट्रोवर्सी की वजह से, क्योंकि अब आप नहीं सोच रहे कि ये बिल्डिंग बनी थी गरीब लोगों के लिए, बट आपने अपने ईगो को सामने रखकर इसको तोड़ दिया. बट मेरा ऐसा मानना है कि क्या हम ये बात भी सही है कि एक धोखे से बनाई हुई बिल्डिंग में कोई रहे. तो मैं तो इस फेवर में नहीं था कि कोई चाहे वो बिल्डिंग किसी के लिए भी बनाई हो, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए. हॉवर्ड रॉक ने जो किया, आई गेस इट्स फाइन विथ मी, बिकॉज एक आर्टिस्ट को पूरा हक है उसके आर्ट के साथ क्या करना है वो डिसाइड करने का. किसी दूसरे इंसान का उस पर कोई हक नहीं, एज लॉन्ग एज द आर्टिस्ट डजंट से दिस एक्सप्लिसिटली. So this is the final thing that happened in the book, and after this the court finds Howard Rock not guilty, and he goes on increasing his potential. और एंड में अगर आप पिक्चर भी देखेंगे, इस पर एक सुंदर बहुत पिक्चर ही बनाई है द फाउंटेन हेड करके ही. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आप किताब नहीं पढ़ पाए, मेक श्योर कि आप ये मूवी एटलीस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छे से रिटन हुई है. ऑन दिस अदर हैंड मैंने इसमें और 2 लोगों और 3 कैरेक्टर्स की मेजरली बात नहीं की है. द 3 कैरेक्टर्स आर एल्सवर्थ टूही, गेल वेनेंट एंड डोमिनिक. बट आई गेस आई वॉन्टेड टू डिलीवर द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक इन अ बेटर वे, सो आई ट्राइड माई बेस्ट दैट I make you excited to read this book or either to watch the movie. So इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया, आपसे इसने कुछ चीज़ें सीखी. तो इन चीज़ों को मैं बस समराइज़ करता हूँ. फर्स्ट, हमने सीखा कि अपना काम ऐसा ढूंढो कि अगर आपको सब कुछ मिल रहा है या आप सब कुछ आपसे छिन भी रहा है, फिर भी आप उसे कर सकते हो या नहीं. सेकेंड, एक्सटर्नल वैलिडेशन कम से कम रखने की कोशिश कीजिए. आप कैसे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं, ये चीज़ें डिफाइन करना आपके ऊपर हो, ना कोई सोसाइटी, ना कोई कम्युनिटी आपको बताए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. थर्ड थिंग, आपको जो चीज़ पसंद है वो करते रहिए. लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे. जिसको आपकी तलाश है वो आपके पास एट द एंड आएगा ही.
आप किसी की तलाश में अगर दर दर भटकेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना। और बहुत सी दो चार चीज़ें हैं, जैसे कि प्यार के बारे में। उसके बाद एक सोसाइटी में जब बदलाव आने लगता है, एक कोई बंदा जब सोसाइटी से बाहर आने लगता है तो सोसाइटी उसके साथ क्या बर्ताव करती है, ये इस किताब में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ व्हाट इंडिविजुअलिज्म जो आयन रैंड की फिलॉसफी है उसको डिपिक्ट करता है ये चीज़ कि क्या होता है जब एक आदमी आउटलायर बनना चाहता है। सो आई गेस you liked this episode and you learned from this episode. If you are listening to this on Spotify, make sure you follow the channel. Make sure you share this learning with your friends, because these days good learnings are, or anyway good learnings are not that easily available. So you make sure that your friends and family find it around. And another thing is, if you have something to say with me, you can check out me on Instagram. My handle is Shri School. Also, if you're watching this on YouTube, make sure that you like this video, you comment your thoughts, subscribe the channel, and share the share the knowledge with your friends. Because knowledge का क्या है यार, वो तो बांटने से बढ़ता है. So thank you guys. Have a good day. Bye.